हेलो गैस, आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11 इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर न्यू सेशन 2024-25 को लेकर जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ जो है शुरू की है, और ये इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर रखा है। अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया वहाँ से जाकर उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। इतिहास में अगर आपको 80 में से 80 नंबर लाना है तो ये दोनों पार्ट आप कवर कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, यानी 3 चैप्टर को हमने इस पार्ट 2 में कवर किया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 3 वर्ग से, द 3 ऑर्डर से। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि 3 वर्ग क्या है और 3 वर्ग से क्या अभिप्राय है। तो ये जो 3 वर्ग थे वो थे ईसाई, पादरी और दूसरे थे ईसाई, पादरी, भूमिधारक, अभिजात वर्ग और कृषक। इसे 3 वर्ग कहा जाता है। एक तरफ ईसाई और पादरी थे, ठीक है, दूसरे भूमिधारक जो अभिजात वर्ग थे और तीसरे थे कृषक वर्ग। इन्हीं 3 वर्ग के नाम से जाना जाता है। वाइकिंग कौन थे? तो वाइकिंग से भी क्वेश्चंस कई बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो वाइकिंग जो थे लोग स्कैंडिनेविया अर्थात नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और आइसलैंड से आए हुए थे, जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने के बाद वहीं बस गए। इन्हें वाइकिंग लोग के नामों से जाना जाता है। सामंतवाद शब्द क्या है? तो सामंतवाद जो है जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और इसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। तो सामंतवाद किस शब्द से लिया गया है? तो जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से लिया गया है। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ था भूमि का टुकड़ा। रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू में। तो रोमन साम्राज्य का जो गौल प्रांत है वो आगे चलकर फ्रांस बना, ठीक है। मेनर क्या है? तो उपजाऊ भूमि जो होती है उसे मेनर कहते हैं, और मेनर के मध्य लॉर्ड अथवा सामंत का महल भी होता था। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन जो है फीफ से पूछा गया है। फीफ, टीथ और टाइल से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो फीफ क्या है? तो लॉर्ड राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग नाइट को देता था और इसी भाग को फीफ कहते थे। नहीं, जो लॉर्ड था तो राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग जो नाइट को देता था, जहाँ नाइट अपना भरण पोषण करते थे, उसकी रखवाली करते थे, इसी भूभाग को ही फीफ कहा जाता था। और फ्रांस के मेनरों में घुमक्कड़ चारणवीर राजाओं और नाइट्स की वीरता भरी कहानियां गीतों के रूप में गाते घूमते हुए रहते थे। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कैथोलिक चर्च के बारे में। तो कैथोलिक चर्च क्या है? तो कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी जिसने अपने नियम थे और इसके पास राज्य द्वारा दी गई शक्ति थी, भूमि होती थी और जिससे वह कर उगाता था। टीथ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। टीथ क्या है? तो चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार होता था, इसे टीथ कहा जाता था। तो जो चर्च कृषकों से लिया करते थे उसे टीथ कहते थे, जिसकी उपज का कुल 10वां भाग होता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कैथोलिक चर्च के आय के साधन किसानों से मिलने वाले टीथ कर, धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान इसके प्रमुख आय के साधनों से माने जाते हैं। यूरोप के 2 सबसे प्रसिद्ध मठ कौन है? सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं? तो है 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लूनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूरोप के 2 सबसे प्रसिद्ध मठ हैं ये। पहला इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट जिसे कहा जाता है, और दूसरा है बरगंडी में स्थापित क्लूनी, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रायर से कोई बार जो है क्वेश्चन पूछे। फ्रायर कहते हैं, फ्रायर क्या है? तो 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं कुछ समूह ने मठों में ना रहने का निर्णय लिया, यानी वो भिक्षु जो मठों में ना रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फ्रायर कहा जाता है। तो एक भिक्षु जो मठों में रहते थे लेकिन दूसरे भिक्षु जो मठ में रहना पसंद नहीं करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी आप कैसे घुमक्कड़ साधु प्रवृत्ति की जीवन जीते थे, उन्हें फ्रायर कहा गया। टैली क्या है? तो टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। टीथ, फीफ और टैली। फीफ क्या है?
तो फीप लॉर्ड को जो भूमि दी जाती थी उसे फीप कहा गया। टीथ जो कृषक जो पर लगाया जाता था उसकी उपज के कुल 10वां भाग जो चर्च लेता था। टैली ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो राजा किसानों से लगा लेते थे। विलियम प्रथम कौन है? तो विलियम प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हराकर इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया। कृषिदास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषिदास अपने लॉर्डों से, ठीक है, लॉर्डों से या लाडों से भी कह सकते हैं, लॉर्डों से छिपने के लिए नगरों में जो है भाग जाने का प्रयास करते थे। यदि अपने लॉर्ड से 1 वर्ष और 1 दिन तक छिपे रहने में सफल हो जाते थे तो वे स्वतंत्र नागरिक बन जाते थे। चर्च के औपचारिक रीति रिवाजों की कुछ महत्वपूर्ण रस्में जैसे सामंती या कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते समय हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नायट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते समय अपनाए गए तरीके जैसा ही था। कैथोलिक चर्च से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैथोलिक चर्च क्या है कि चर्च के अपने नियम थे, उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ होती थी जिनसे वे कर उगा सकते थे, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था भी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चर्च एक शक्तिशाली संस्था कैसे थी? बाइकिंग ये हमने आपको बता दिया था। सामंतवाद शब्द क्या है? तो सामंतवाद शब्द जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना, जिसका अर्थ भूमि के टुकड़ा। अतः एक ऐसी प्रणाली को सामंतवाद कहा जाता है जिसमें भूमि के बदले सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। मध्यकालीन युग तो 5वीं से 15वीं शताब्दी का काल जो है उसे मध्यकालीन युग के नाम से जाना जाता है। आबे, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया एमसीक्यू में। तो आबे यह शब्द सीरिया के आबा से लिया गया है, सीरिया के शब्द आबा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पिता। मेनर, मेनर क्या है कि सामंत का घर जो एक विस्तृत भूभाग में बना होता था और वास्तव में ये सामंत की जागीर होती, जिसे मेनर कहा जाता था। इसी प्रकार से नाइट तो सामंती व्यवस्था के एक वर्ग जो लॉर्ड से उसी प्रकार जुड़े होते थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध होता था। ये कुशल घुड़सवार होते थे और आवश्यकता पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। फीफ लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूभाग जिसको उसे रक्षा करनी होती थी, जिसकी उसकी रक्षा करनी होती थी। भिक्षु मठों में एकांत जीवन बिताने वाले ईसाई श्रद्धालुओं को भिक्षु कहा जाता था। मोनेस्ट्री तो मोनेस्ट्री यह सब जो है ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है अकेला रहने वाला व्यक्ति। फ्रायर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग। टैली प्रत्यक्ष का जो इंग्लैंड के राजा समय समय कृषकों पर लगाता था। पेरिस पादरी के देख रेख में आने वाला क्षेत्र उसे पेरिस कहा जाता है। श्रेणी अथवा गिल्ड व्यापारियों के समूह को श्रेणी अथवा गिल्ड के नाम से जाना जाता है। कैथेड्रल तो 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में बनने वाला भव्य चर्च और इसके आसपास बने नगर कैथेड्रल नगर कहलाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। क्लियर? फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षण। तो सामंत समाज कृषि के संबंधों पर आधारित, कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे और जो लॉर्ड थे वो कृषकों को उनकी जो है श्रम सेवा के बदले, किसके बदले? श्रम सेवा, श्रम, ठीक है माफिया, श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा देते थे और लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायाधिकार भी होते थे। समाज जो 3 वर्ग में बटा हुआ था, अभिजात और कृषक। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में और अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था और कृषक को तीसरे वर्ग में रखा गया था। फ्रांस के सर्फ और रोम के दास की जीवन की दशा की तुलना कीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल पूछा गया कि भाई फ्रांस के जो सर्फ हैं और रोम के दास के जीवन की क्या दशा है, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रांस में सर्फ अर्थात कृषिदास लॉर्डों की भूमि पर कृषि करते थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी, उनसे बेगार भी ली जाती थी। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही मदिरा का और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड को उनका विवाह तय करने का भी अधिकार है। फ्रांस के सर्फ की बात कर रहे हैं, जबकि रोम के दास की स्थिति से बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो रोम के दासों का जीवन बहुत ही कठोर था, उनसे कई घंटे तक लगातार काम लिया जाता था। उन्हें समूहों में बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था ताकि वे भाग ना जाएं। सोते समय भी उनकी बेड़ियां नहीं खोली जाती थी। उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि उनके बच्चे भी बड़े होकर दास बनते थे। कुछ स्वतंत्र दास भी थे, उनका जीवन बेहतर था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना और कैसे? तो रोमन साम्राज्य का गोल जो है प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना। इसे जर्मन की जो है फ्रैंक नामक एक जनजाति ने अपना नाम दिया था और उसे फ्रांस बना दिया।
मैनर क्या है, 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो मैनर से भी कई बार क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, इसको आपको कवर करना है। सामंती प्रथा के अंतर्गत फीफ क्या थी, तो लॉर्ड को भूमि का एक भाग देता था और इसी भूमि को फीफ कहते थे। नाइट फीफ के बदले लॉर्ड को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन भी देता था। तो इस तरह से सवाल जो है पेपर में आएंगे आपकी, ठीक है, इस चैप्टर से। ये 6 नंबर में, सॉरी माफ़ कीजिए, 8 नंबर में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जा सकता है। यूरोपीय सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। इस तरह से क्वेश्चन जो आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं, इसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें कवर करनी है आपको पेपर में। अगला है, फ्रांस के कैथीड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए। तो फ्रांस धनी व्यापारी जो है चर्च को बहुत अधिक दान देते थे, अतः फ्रांस में बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा और इन्हें कैथीड्रल कहा जाता था। यूँ तो चर्च मठों की संपत्ति थे, फिर भी लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तुओं और धन से इनके निर्माण में सहयोग दिया। और कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में कई कई वर्ष लग जाते थे। उनके निर्माण के दौरान कैथीड्रल के आसपास के क्षेत्र और अधिक बस गया और उनका निर्माण कार्य पूरा होने पर वे तीर्थ स्थल बन गए। तो इस प्रकार से उसके आसपास जो है छोटे छोटे नगरों को उभरा है और यहीं से ही कैथीड्रल नगर का विकास भी होता था। कैथीड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको कवर करना इस चैप्टर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी। फ्रायर से भी क्वेश्चन आता है। मैनर की जागीर क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैनर की जागीर से क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में, 8 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कवर कर लेना है। अगला है सामंतवाद के पतन के कारण। तो सामंतवाद के पतन कारण, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो सामंतवाद का पतन क्यों हुआ, इसके कारण से क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में, इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था, इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, इस संकट के क्या परिणाम निकले, ये जो है हाईली कह सकते हैं, हाईली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार 8 नंबर में लगातार पूछा गया, तो क्वेश्चन आ सकता है। 14वीं शताब्दी का संकट यूरोप में क्या था, इसमें मौसम में परिवर्तन हुआ, गहन जुताई और जनसंख्या में वृद्धि, इसी बीच जो है चांदी के उत्पादन में कमी, महामारियाँ, इसे क्या कहा था, 14वीं शताब्दी का संकट यूरोप में, ठीक है। इसके परिणाम क्या रहे, तो परिणाम यहाँ रहे। इसी प्रकार से 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले नए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की विवेचना कीजिए, इनके क्या परिणाम निकले, ये भी 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले नए प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या क्या थे, ठीक है। तो ये सीजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट पेपर में आती हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से एक 8 नंबर वाला क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर में सीधा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको ज़रूर कवर कर लेना है। परिणाम क्या रहा इसका, तो परिणाम भी यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। अगला चैप्टर है वह है बदलती हुई सांस्कृतिक और सांस्कृतिक परंपराएं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंधकार युग, तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग माना जाता है और ये 14वीं शताब्दी तक रहा। मानवतावाद क्या है कि मानव के भौतिक सुख दुख और आवश्यकता की पूर्ति प्रबल देना मानवतावाद है। मानवतावादी किन्हें कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के आरंभ में यह सब उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो व्याकरण, कविता, इतिहास, अलंकार शास्त्र और नीति दर्शन आदि विषय पढ़ाते, तो उन्हें मानवतावादी कहा जाता था।
रेनेसा व्यक्ति का तो अनेक रुचियां रखने वाला और अनेक कलाओं में संपन्न व्यक्ति रेनेसा कहलाता था। इटली में प्राचीन विधाओं कलाओं के पुनः जीवित होने का आंदोलन से पुनर्जागरण रेनेसा के नाम से जाना जाता है। दी पाइटा तो माइकल एंजेलो का एक चित्र जिसमें मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया। दी पाइटा बहुत मशहूर चित्र थी माइकल एंजेलो का। पाप स्वीकृत क्या है पत्र, तो इस चर्च द्वारा जारी दस्तावेज था जिसके बारे में यह भ्रम फैलाया गया कि मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। न्यू टेस्टामेंट यह बाइबल का वह भाग है जिसमें ईसा मसीह के जीवन, चरित्र और उपदेशों का उल्लेख किया गया है। धर्म सुधार और प्रोटेस्टेंटवाद, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एक नंबर में एमसीक्यू में। जेसूट कौन थे? पादरी लोयला द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे। और तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जेसूट की स्थापना किसने की? तो पादरी लोयला सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्य थे और इनका उद्देश्य निर्धनों की सेवा करना और अन्य संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाना था। माइकल एंजेलो बुआनारोती एक कुशल चित्रकार थे और मूर्तिकार और वास्तुकार भी थे। उसने पोप के सिस्टीन चैपल के भीतर छत पर चित्रकारी की और दी पाइटा नामक मूर्ति बनाई और उसने सेंट पीटर गिरजे की गुंबद का डिजाइन भी तैयार किया। मार्चिसा इसाबेला देस्ते कौन थी? तो मांटुआ राज की एक प्रभावशाली महिला थी। उसने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज पर भी शासन किया था। 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका जो है सुनिश्चित विवरण दीजिए। तो किस प्रकार भिन्न लगा, तो यहाँ से जो है डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, पहला, यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। दूसरा है, अब एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी और नगर के लोग ये सोचने लगे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। तीसरा है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे नगर कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। नगरों को राजा और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। ठीक है, इस तरह से इस पेपर में सवाल पूछे जाते हैं 8 नंबर में ये। अगला है फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन दो व्यक्तियों का सबसे अधिक योगदान था? तो हैं दांते अलिघियारी और जोंटो, इनका सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है, रेनेसा व्यक्ति से क्या अभिप्राय है? तो रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हों और जो अनेक कलाओं में कुशल हो। पुनर्जागरण काल में ऐसा अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्र और कलाकार भी हो सकता था। टोलमी की रचना अल्मजेस्ट की विषय वस्तु की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो टोलमी की रचना का नाम क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेन के दार्शनिक इब्न रुशद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो स्पेन का दार्शनिक इब्न रुशद जो है एक अरबी दार्शनिक था और उसने दार्शनिक ज्ञान, फैलसूफ और धार्मिक विश्वास के बीच चल रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की और उसकी पद्धति को ईसाई चिंतकों ने अपनाया। मानवतावादी लोगों तक मानवतावादी विचारों को पहुंचाने में किन दो बातों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड्रियस वेस्लियस कौन थे? तो एंड्रियस वेस्लियस पादुआ विश्वविद्यालय के क्या थे? आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीड़ फाड़ की और इससे आधुनिक शरीर क्रिया के विज्ञान का प्रारंभ भी हुआ। यथार्थवाद क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकल एंजेलो बुआनारोती कौन थे और इटली के कला क्षेत्र में उनका क्या योगदान है? 16वीं शताब्दी में और क्यों यूरोप में होने वाले मुद्रण प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यूरोपवासी किसके ऋणी थे और क्यों? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में विचारों प्रसार व्यापक रूप से तेजी से क्यों होने लगा? ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दो मानवतावादी लेखकों के नाम बताओ और ये भी बताओ कि उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। मार्चिसा इसाबेला देस्ते कौन थी? इम्पोर्टेंट है।
यूरोप में पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो धर्म युद्ध, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें और छापे खाने का आविष्कार, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण थे यूरोप में पुनर्जागरण के उदय का। धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला, पोप और अन्य धर्माधिकारियों की धार्मिक निरंकुशता और असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाना। दूसरा था उनके नैतिक जीवन में सुधार लाना। तीसरा है चर्चों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना और धर्म अधिकारियों का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर लगाना। चौथा, राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल देना। जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित न कर परमात्मा पर आश्रित बनाना और प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, यह धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य थे। ठीक है। इसी प्रकार से प्रति सुधार आंदोलन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति सुधार आंदोलन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार सवाल पूछा गया प्रति सुधार आंदोलन, इसको जरूर कवर कीजिएगा, प्रति सुधार आंदोलन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है प्रति सुधार आंदोलन की। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी पोज लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आपको पढ़ लेना है, सीधा एग्जाम में चले जाना है। ठीक है, तो इससे आप जो है अपना समय भी बचा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर जो है कवर कीजिएगा। अगला है कोपरनिकस के सौरमंडलीय विचारों को आगे बढ़ाने में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा और क्यों और क्या योगदान रहा? तो खगोल शास्त्री जोहानस केपलर का काफ़ी योगदान है, उनके ग्रंथ है कॉस्मोग्राफिकल। गैलीलियो का योगदान है, न्यूटन का योगदान है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कोपरनिकस और उसके ब्रह्मांड संबंधी विचारों पर एक टिप्पणी लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोपरनिकस का ब्रह्मांड संबंधी विचार। ठीक है, तो पेपर में आता है, इसको आपको कवर कर लेना है। अगला है पुनर्जागरण का जन्म सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ? 8 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का जन्म इटली में ही क्यों हुआ? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का आरंभ जो इटली में ही क्यों हुआ, इसे जरूर कवर कीजिएगा। मस्ट डू क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 8 नंबर में ये पेपर में आपके पूछा जाएगा। 8 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इसको आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, आठ नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको ज़रूर कवर कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज़रूर कवर करना है, तो उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पुनर्जागरण काल में यूरोप में महिलाओं की स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए कि पुनर्जागरण में महिलाओं की क्या स्थिति थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा गया था, महिलाओं से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही, तो ये आपको ज़रूर कवर कर लेना है। ठीक है, कि पुनर्जागरण में महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसे आपको कवर कर लेना है। व्यापारी महिलाओं की जो है, परिवारिक महिलाएं की क्या स्थिति थी, वो भी पूछा गया है पुनर्जागरण में काल में। इस तरह से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है वह मूल निवासियों की स्थापन। तो यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन सेटलर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस शब्द से अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से उसे सेटलर कहा गया है। नेटिव ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही पैदा हुआ, उसे नेटिव नेशन के नाम से उत्पत्ति होती है उसकी। वेम्पूम बेल्ट क्या है? ये बेल्ट जो है रंगीन स्वीपियों को आपस में मिलकर बनाई जाती है, तो ये वेम्पूम बेल्ट कहा गया है। रेड इंडियंस, तो गेहूँवे रंग के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया, तो उसे रेड इंडियंस कहा जाता है। होपी कौन है? तो कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी को होपी कहा जाता है। रिजर्वेशंस कौन है? तो वे छोटे छोटे इलाके जहाँ अमेरिका के मूल निवासियों को रहने के लिए मजबूर किया गया। मेटिस कौन है? तो यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज को मेटिस कहा गया है। गोल्ड रश क्या है? दक्षिण अमेरिका में सोना पाने के लिए यूरोपीय लोगों के बीच जो मछली आपादापी थी, उसे गोल्ड रश कहा गया। फ्रंटियर, किसी राज्य या प्रदेश की सीमा। एवर्जनीज, ऑस्ट्रेलिया के आदि मानव। टेरा न्यूलिस, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा देश की भूमि को दिया गया नाम।
इसका अर्थ है जो किसी की नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सारे क्वेश्चन। अगला है कि अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। तो यूरोपियों द्वारा जो भूमि जीती गई थी या यूरोपियों द्वारा जीती गई भूमि और खरीदी गई भूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होता रहता था। इससे अमेरिका की पश्चिमी सीमा जो है खिसकती रहती थी। इसके साथ मूल अमेरिकियों को भी पीछे हटना पड़ता था। वे राज्य की जिस सीमा तक पहुंच जाते थे उसे फ्रंटियर कहा जाता था। सेटलर यानी आबादाकार से क्या अभिप्राय है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेटलर आबादाकार। तो सेटलर शब्द से अभिप्राय किसी स्थान पर बाहर से आकर बसे लोगों से है और इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरलैंड में और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अमेरिका में जो है यूरोपीय लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सेटलर या आबादाकार का। ठीक है। वेम्पूम बेल्ट क्या है। तो वेम्पूम बेल्ट रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाती थी और किसी समझौते के बाद अमेरिका के स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान भी होता था। अमेरिका महाद्वीप के लिए गोल्ड रश किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ। तो गोल्ड रश मस्ट डू है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 3 नंबर के भी और 5 नंबर के भी और 8 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोल्डन रश से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको जरूर कवर कीजिएगा। गोल्डन रश से तीनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। यह कथन किसने कहा है। तो एंड्रिड कार्नेगी ने कहा है। किसने कहा है। एक अप्रवासी एंड्रिड कार्नेगी ने इस कथन को कहा है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों के संबंध में एक युगांतकारी कानून पारित हुआ। यह क्या था। ये कानून था इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है। तो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ 1934 में और इसके अनुसार रिजर्वेंस में मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार मिल गया था। इसके अलावा मूल निवासियों ने किस दस्तावेज द्वारा और किस शर्त पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की। तो वह है तो मूल निवासियों 1954 में अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स नामक दस्तावेज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की और उनकी शर्त यह थी कि उनके रिजर्वेंस वापस नहीं लिए जाएंगे और उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। तो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज नामक आदिम कब आने शुरू हुए। तो माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज नामक जो आदिम मानव आज से लगभग 40,000 साल पहले आने शुरू हुए, परंतु वहाँ के निवासी इस बात का विरोध करते हैं। उनके परंपराओं के अनुसार वे कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि आरंभ से ही वहीं रह रहे थे और ये देश की भीतरी भाग का और शुष्क मरुभूमि है जिसे एबरनीज के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया खोज जो है 1770 में किसने की थी ऑस्ट्रेलिया खोज। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में अंग्रेज़ नाविक कैप्टन कुक ने की थी। किसने की थी। अंग्रेज़ नाविक कैप्टन कुक ने की थी और आरंभ में वहाँ के मूल निवासियों में कुक और उसके चालक दल का स्वागत किया, परंतु बाद में मूल निवासी ने हवाई में कुक की हत्या कर दी और इस कारण ब्रिटिशों का उनके प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। अब उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि वहाँ के मूल निवासी उनके व्यवहार में हिंसक है। तो यहाँ से जो है सवाल पूछ। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की गोरी सरकार ऑस्ट्रेलिया की भूमि को टेरा न्यूलिस क्यों कहती थी। तो टेरा न्यूलिस का अर्थ है किसी की नहीं। सरकार का मानना था कि वहाँ की जो भूमि की किसी की नहीं है और ऐसा वहाँ पर यूरोपियों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को औपचारिक बनाने के लिए कहा जाता रहा है। साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं और उन यूरोपीय देशों के नाम लिखिए जिन्होंने साम्राज्य को बढ़ावा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ऐसे आपको कवर कराना कई बार 5 नंबर में और 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे उन राज्यों नाम जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया है। तो देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। कौन कौन से हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी जमीनों से बेदखली की समस्या की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए और चिरोकी कबीले का विशेष रूप से उल्लेख कीजिए। 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इसको आपको कवर करके चलना है। ठीक है, 8 नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप इसको नोट डाउन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेल ऑफ टीयर्स भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आंसुओं की राह क्या है? तो 1/4 अपने आंसुओं की राह यानी ट्रेल ऑफ टीयर्स सफ़र में मर के खप गए। तो ये ट्रेल ऑफ टीयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये आपको कवर कर लेना है पूरा क्वेश्चन यहाँ से। 8 नंबर में भी आता है और 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट डूड क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है। ठीक है, महान ऑस्ट्रेलिया या महान ऑस्ट्रेलिया चुप्पी क्या है। तो ये कई बार सवाल जो है पेपर में 8 नंबर में सीधे पूछे गए हैं, तो इसे आपको कवर करना ही करना है। मस्ट डू क्वेश्चन है, इसको आपको कवर करके चलना है। ठीक है ना। तो ये इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2 था, यानी इस पार्ट 2 में हमने 3 चैप्टरों को कवर किया है। पहले पार्ट 1 में भी हमने 3 चैप्टर को कवर किया है, तो इन दोनों मिला कुल 6 से 7 चैप्टर हमने कवर कर रखा है। लास्ट चैप्टर हम और कवर करेंगे इसके पार्ट 3 में। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।